नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी आज का जो आपका टॉपिक है सेशन का वो होने वाला है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। अगर हम बात करें अरेस्टेड पर्सन के राइट्स की, तो इसे लेकर जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, वह आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी दिया गया है। BNSS as well as Constitution of India has provided certain rights of arrested persons. वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। अगर हम बात करें राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन की, तो पहला राइट है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आखिर किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो कौन से ग्राउंड्स है, और इसे लेकर प्रावधान दिया गया है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसके तहत आपको अधिकार है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। इसके अलावा सेक्शंस 47, 48, 55 एंड 77 ऑफ BNSS के तहत भी ये अधिकार आपको दिए गए हैं। तो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 क्या कहता है? राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की यह बात करता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें सेक्शंस 47, उसके अलावा 77, तो यह क्या कहता है, इसके तहत क्या प्रावधान दिए गए हैं, उसे भी हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सेक्शन 47 की, तो सेक्शन 47 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि आपका पुराना जो CRPC था, ओल्ड प्रोसीजर लॉ, ठीक है, उसमें क्या था आपका सेक्शन 50 में इसे लेकर प्रावधान दिया गया था। वहीं अब जो नया कानून आ गया है, नया जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ आ गया है BNSS, उसके तहत यही बात सेक्शन 47 में कहा गया है। क्या कहा गया है? व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, ठीक है, विदाउट वारंट कब अरेस्टिंग होती है? तो इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, संज्ञेय अपराध में। तो व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, द पुलिस और ऑथराइज्ड पर्सन मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द arrested individual of the full particulars of the offenses और grounds for arrest। भाई, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी जब बिना वारंट के होती है, तो वैसी स्थिति में जो कंसर्न पुलिस ऑफिशियल्स हैं या जो ऑथराइज्ड पर्सन है गिरफ्तारी के वक्त, वह जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है उनको वह बताएंगे कि यह पूरा ग्राउंड है जिसके आधार पर आपकी गिरफ्तारी हुई है, आपके द्वारा यह अपराध किया गया है, इस मामले में आपकी गिरफ्तारी की जा रही है। यही बात कहता है सेक्शन 47 ऑफ BNSS, और यही बात आपने CRPC में पढ़ा होगा, सेक्शन 50 ऑफ CRPC, ठीक है। अब इसके की रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो अगर पहले पॉइंट की बात करें, तो पहला है इसमें ड्यूटी टू इन्फॉर्म अंडर सबसेक्शन 1, द ऑफिसर मस्ट इमीडिएटली कम्युनिकेट द स्पेसिफिक ग्राउंड फॉर द अरेस्ट। इसमें बताना होगा आपको स्पेसिफिक ग्राउंड, किस किस आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है। किसे बताना होगा? पुलिस ऑफिसर को बताना होगा। और किसको बताना होगा? तो उस व्यक्ति को बताना होगा जिससे गिरफ्तारी हो रही है। यह उसका अधिकार है, वह उसका संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनन अधिकार भी उसका यह है। संविधान में आर्टिकल 22 का क्लॉज 1, और वहीं अगर कानूनन राइट्स की बात करें, लीगल राइट्स की बात करें उसके, तो उसे लेकर प्रावधान दिया गया है सेक्शन 47, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है आपका और ये आपका लीगल राइट्स भी है। देन आफ्टर बेल नोटिफिकेशन, बेल को लेकर भी आपको बताया जाएगा। अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47, फॉर बेलेबल ऑफेंसेस द अरेस्टी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड अरेंज फॉर श्योरिटीज। तो बेल के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट में है लीगल सिग्निफिकेंस। तो इसका लीगल सिग्निफिकेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका लीगल राइट्स के साथ साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है यहाँ पर। दिस प्रोविजन इन्फोर्सेस आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योरिंग प्रोसीजरल फेयरनेस। कोर्ट्स ऑफन रिक्वायर दीज ग्राउंड्स टू बी प्रोवाइडेड इन राइटिंग इन अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द अरेस्टी। देखिए, लिखित में भी कोर्ट का कहना है, यहाँ पर कई मामलों में कहा गया है कि लिखित में भी आपको जानकारी मुहैया करानी है। किसे मुहैया करानी है यह जानकारी? तो जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है उसका यह संवैधानिक अधिकार भी है और लीगल राइट भी है उसका, ठीक है। वहीं अगर बात करें सेक्शन 77 को लेकर, तो सेक्शन 77 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023 क्या कहता है, यही जो सेक्शन 77 है बीएनएसएस का, यही आपका प्रावधान था सेक्शन 75 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, ओल्ड प्रोसीजर लॉ में। व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर अ वारंट, द पुलिस ऑफिसर और पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट must notify the individual of the substance of the warrant and if requested show the warrant। वही बात कहा गया है कि भाई किस मामले में आपकी गिरफ्तारी की जा रही है, कौन से अपराध में आपकी गिरफ्तारी की जा रही है, वह सब कुछ बताना है, ठीक है। उस पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस वाले हैं जो गिरफ्तारी करने आ रहे हैं, वह बताएंगे, किसको बताएंगे, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है उसका संवैधानिक अधिकार भी है, उसका लीगल राइट भी है, ठीक है, कानून भी उसे अधिकार देता है। तो सेक्शन 47 में भी अधिकार है और सेक्शन 77 में भी उसे अधिकार दिया गया है। इसका की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो पहला पॉइंट है नोटिफिकेशन। द ऑफिसर मस्ट एक्सप्लेन द सब्सटेंस एंड ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट टू द पर्सन बीइंग टेकन इनटू कस्टडी। भाई जिसको कस्टडी में लिया जा रहा है, इसकी गिरफ्तारी हो रही है, उसे सारी बातें बतानी है, कौन कौन से मामले में किस किस आधार पर और कौन सा अपराध आपके द्वारा किया गया है, वो सब कुछ बताना है, पुलिस वाले बताएंगे गिरफ्तारी के वक्त। उसके बाद इंस्पेक्शन, सेकंड पॉइंट, इफ द अरेस्टेड पर्सन आस्क्स टू सी द डॉक्यूमेंटेशन, द ऑफिसर इज लीगली रिक्वायर्ड टू शो देम द वारंट। जो वारंट है गिरफ्तारी, वो सारे दस्तावेज जो गिरफ्तारी से जुड़े हुए हैं, संबंधित दस्तावेज हैं, वह सब कुछ दिखाना है। कोर्ट के द्वारा अगर वारंट निर्गत किया गया है तो वह भी दिखाना है, किसे, पुलिस वाले को दिखाना है। और किसको दिखाना है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है। क्यों ये प्रोसीजर क्यों एडॉप्ट किया गया, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, है ना, किसी प्रकार का हाइड एंड सीक न हो, कुछ छुपाया न जाए, ठीक है, या गलत गिरफ्तारी किसी की न हो। इसलिए थर्ड पॉइंट डील्स विद ट्रांसपेरेंसी। द रूल एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड इन्फॉर्म्स द एक्यूज्ड ऑफ द लीगल कॉज बिहाइंड द पुलिस एक्शन। आखिर पुलिस के द्वारा जो एक्शन यह लिया जा रहा है, उसके पीछे क्या लीगल ग्राउंड है, यह तो भाई अधिकार है ना, कानून भी अधिकार दे रहा है, संविधान भी अधिकार दे रहा है, उसी के तहत यह पूरा प्रोसीजर एडॉप्ट यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, कानून में सारी चीजें बहुत स्पष्ट तरीके से दी गई हैं, बस आपको पता नहीं होता है, ठीक है। तो सेक्शन 47 और 77 तो हमने देख लिया। उसके अलावा फिर यहाँ पर सेक्शन 55 क्या कहता है, एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सेक्शन 55 क्या कहता है, सेक्शन 55 ऑफ BNSS। तो सेक्शन 55 ऑफ BNSS डील्स विद, इट सेट्स द रूल्स when a senior police officer tells a junior officer to make an arrest without a warrant। देखिए, सेक्शन 55 बेसिकली क्या कहता है यह बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी है, तो उसकी गिरफ्तारी के वक्त क्या होता है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर, जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं, वो अपने जूनियर की नियुक्ति करते हैं। किस बात की नियुक्ति करते हैं कि भाई उस फला व्यक्ति की आपको गिरफ्तारी करनी है, ठीक है। और इसमें क्या है, द सीनियर मस्ट गिव अ रिटन ऑर्डर। तो गिरफ्तारी का जो आदेश होगा वो मौखिक नहीं होगा, ओरल नहीं होगा, ठीक है। कोई सीनियर अगर अपने जूनियर को डेप्यूट करता है, इस काम के लिए अधिकृत करता है, ऑथराइज्ड करता है कि आपको इस एक्स पर्सन की गिरफ्तारी करनी है विदाउट वारंट, यानी कि वह क्या है, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वह जो आदेश सीनियर के द्वारा जूनियर ऑफ पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करना है, तो सीनियर मस्ट गिव अ रिटन ऑर्डर, रिटन ऑर्डर देना है। सीनियर के द्वारा अपने जूनियर को जो आदेश दिया जाएगा वो लिखित में दिया जाएगा, न कि मौखिक में दिया जाएगा। विद द सस्पेक्ट्स नेम एंड द क्राइम। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी है, जो सस्पेक्ट है, उसका नाम रहेगा और क्या क्या उसने अपराध किया है, किस अपराध में उसकी गिरफ्तारी होनी है, वह पूरा डिटेल उसमें रिटन ऑर्डर में दिया रहेगा। द जूनियर मस्ट एक्सप्लेन द ऑर्डर एंड शो इट इफ आस्क्ड। वैसी स्थिति में जब वह जो जूनियर पुलिस ऑफिशियल है, ठीक है, वह जब गिरफ्तारी के लिए जाएगा उस व्यक्ति के, तो वहां पर जब उससे यह डिमांड किया जाएगा, यह रिक्वेस्ट किया जाएगा कि भाई आप मेरी गिरफ्तारी करने आए हैं, तो उसका कोई आपके पास आदेश है, तो वही आदेश, वही रिटन ऑर्डर की कॉपी उस वक्त उस जूनियर पुलिस ऑफिशियल्स को दिखाना है, ठीक है। किसे दिखाना है, तो एक्यूज्ड को दिखाना है। तो इसमें 3 पॉइंट में मैंने इसको डिवाइड किया। की रूल्स क्या है, पहला रूल है रिटन ऑर्डर। द सीनियर ऑफिसर मस्ट राइट डाउन हु इज टू बी अरेस्टेड एंड द रीजन, यानी किस अपराध में, किस क्राइम में गिरफ्तारी होनी है, उसका एक रिटन ऑर्डर रहेगा। दूसरा पॉइंट है नोटिस टू एक्यूज। द जूनियर ऑफिसर मस्ट स्टेट द रीजन फॉर द
अरेस्ट बिफोर टेकिंग द पर्सन इनटू कस्टडी। भाई गिरफ्तारी से पहले जिस व्यक्ति की इनकी गिरफ्तारी हो रही है, तो यह जो जूनियर पुलिस ऑफिशियल हैं, यह अपने सीनियर वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो रिटन ऑर्डर दिया गया है उनको, उसकी कॉपी उनको दिखाएंगे कि देखिए भाई इस मामले में यह अपराध है और इस मामले में आपकी गिरफ्तारी होनी है। थर्ड पॉइंट है राइट टू इंस्पेक्ट। द अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू आस्क टू सी द रिटन ऑर्डर। वही भाई लिखित आदेश है, वह उसको देखने का अधिकार है, किसे? जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी है, ठीक है। द ऑफिसर मस्ट शो इफ इट रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट अगर किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, तो जो कंसर्न पुलिस ऑफिशियल हैं, जो जूनियर पुलिस ऑफिशियल हैं, उनके द्वारा वह लिखित आदेश दिखाया जाएगा, गिरफ्तारी का जो आदेश होता है। अब इसका पर्पस क्या है? तो सेक्शन 55 ऑफ BNSS एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द एक्यूज ड्यूरिंग अरेस्ट। गिरफ्तारी के वक्त उसके अधिकारों के संरक्षण की यह बात करता है, ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, किसी प्रकार का कोई हाइड एंड सीक नहीं है, सारे तथ्यों को आपको बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या समझा? देखिए, हमने यहाँ पर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 को समझा, जो कि बात करता है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। उसके बाद हमने सेक्शन 47 और 77 को यहाँ पर समझा। देन आफ्टर हमने यहाँ पर सेक्शन 55 को समझा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज कन्फर्म्ड राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत भी आपको यह अधिकार दिया गया है, यह आपका संवैधानिक अधिकार है, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आखिर आपकी जो गिरफ्तारी हो रही है उसका ग्राउंड क्या है, उसका आधार क्या है, और यह हमारे मौलिक अधिकार है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। बिना जानकारी के आपको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है, एज सुन एज मे बी द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट। जब तक कि आपको जो आपकी गिरफ्तारी का आधार है वह नहीं बताया जाएगा, तब तक आपको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। वहीं अगर बात करें लेजिस्लेटिव मैनिफेस्टेशन की ऑफ दिस फंडामेंटल राइट, इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 47 और 77, जिसे अभी हमने समझा था। ठीक है, वहीं बात करें सेक्शन 48 की, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 को भी समझ लिया, सेक्शन 47 और 77 ऑफ BNSS को भी समझ लिया, और सेक्शन 55 ऑफ BNSS को भी समझ लिया। अब बचता है हमारा सेक्शन 48 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो यह क्या कहता है? सेक्शन 48 प्रोवाइड्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट एंड प्लेस वेयर अरेस्टेड पर्सन इज केप्ट। यह आपको अधिकार देता है सेक्शन 48 के तहत कि आपको गिरफ्तारी की सूचना मिलनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और कहाँ पर इसकी गिरफ्तार व्यक्ति को कहाँ पर रखा जाएगा गिरफ्तार करके, किसको इसकी सूचना मिलनी चाहिए? तो टू द रिलेटिव, फ्रेंड और एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम एंड ऑल्सो टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। ये बदलाव किया गया है, पहले यह नहीं था। यह जो देख रहे हैं ना, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, तो सीआरपीसी में प्रावधान नहीं था। सीआरपीसी में कितना यहाँ पर आपको दिया गया था अधिकार? सिर्फ इतना अधिकार था कि आपके जो रिलेटिव है, आपके जो फ्रेंड है, या कोई और अधिकृत व्यक्ति जिसका नाम आप देते हैं, उनको आपकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी, और गिरफ्तार करके आपको कहाँ पर रखा गया है इसकी सूचना दी जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इन शॉर्ट BNSS, उसमें क्या है? उसमें एक चीज को और ऐड कर दिया गया है कि गिरफ्तारी की सूचना और कहाँ पर गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है, इसकी जानकारी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, इसको भी दिया जाएगा। देन आफ्टर आपका सेकंड पॉइंट है बेल का। तो बेल को लेकर भी अधिकार यहाँ पे है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिलीज ऑन बेल, और इसी लेकर प्रावधान दिया गया सेक्शन 47 के सबसेक्शन 2 के तहत। वही बात करें थर्ड प्रोविजन की, तो इट डील्स विद प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले एंड विद इन 24 आवर्स, और इसी लेकर प्रावधान दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में प्रावधान दिया गया है, प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले एंड विद इन 24 आवर्स। वहीं बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो इसके तहत प्रावधान दिया गया सेक्शन 57, 58, 78 एंड 187 ऑफ BNSS। इसे भी इन डिटेल हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, बात करें सेक्शन 57 की, तो यह बात करता है प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, इमीडिएट एक्शन की बात करता है। इट मैंडेट्स दैट अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट must take or send the arrested person without unnecessary delay before a judicial magistrate having jurisdiction or before the officer in charge of a police station subject to bail rules। भाई अगर उसको बेल भी मिलना है तो उसको आपको बेल भी देना है, और बिना किसी देरी के, जैसे ही गिरफ्तारी होती है
संज्ञेय अपराध, विदाउट वारंट जब गिरफ्तारी हो रही तो वो संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो बिना देरी के क्या करना है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कहाँ उसको प्रोड्यूस करना है, उपस्थित कराना है उसको, तो बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन, जिसको जुडिक्शन है, और नहीं तो जो ऑफिसर इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के, उनके समक्ष। अब इसका उद्देश्य क्या है, कोर गोल क्या है इस सेक्शन का, इस प्रावधान का? तो कोर गोल है, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड, अनरिकॉर्डेड और आर्बिट्ररी होल्डिंग ऑफ अ पर्सन बाय द पुलिस इमीडिएटली फॉलोइंग अ वारंटलेस अरेस्ट। भाई मान लीजिए क्या होता है कि अगर कोई गिरफ्तारी हो रही है और अनऑथराइज तरीके से हो रहा है ना, या कानून का मिसयूज किया जा रहा है, तो वो न हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो वहां पर किया जाए, उसके लिए ये सेक्शन 57 का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, जैसे ही व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी उसको इमीडिएटली क्या करना है, कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिन्हें की जुडिक्शन है, या फिर बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, उनके समक्ष उसको प्रोड्यूस करना है। वहीं बात करें हम लोग सेक्शन 58 की, तो यह बात करता है 24 आवर डिटेंशन लिमिट की बात करता है विदाउट वारंट के मामले में। तो उसमें टाइम कैप क्या है, तो इट प्रोहिबिट्स पुलिस फ्रॉम डिटेनिंग अ वारंटलेस अरेस्टी इन कस्टडी फॉर लॉन्गर देन अ रीजनेबल अंडर द सर्कमस्टांसेस। और क्या वो टाइम कैप है, तो वो 24 आवर लिमिट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बियॉन्ड आप डिले नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर कुछ कंडीशन दिया गया। क्या है 24 आवर रूल? द 24 आवर रूल, द टोटल पीरियड कैन नॉट एक्सीड 24 आवर्स। बिल्कुल, जो टोटल टाइम पीरियड है गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। उसके अंडर में आपको क्या करना है, उस गिरफ्तार व्यक्ति को बिफोर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रोड्यूस करना है, उसकी उपस्थिति आपको करानी है। लेकिन इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ द ट्रेवल टाइम नीडेड फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। मान लीजिए कि उस व्यक्ति को यहाँ पर मुजफ्फरपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनके समक्ष उसको प्रोड्यूस कराना है। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, ठीक है, उस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी हुई दिल्ली से हुई है। तो दिल्ली से आने में मुजफ्फरपुर में जो समय लगेगा उसे हटाकर फिर 24 आवर आपका काउंट होगा। वही बात कहा गया है कि एक्सक्लूसिव ऑफ द ट्रेवल टाइम नीडेड फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ द अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट अनलेस अ स्पेशल रिमांड ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 187। वहीं अगर हम लोग बात करें सेक्शन 78 की, तो ये इसको लेकर प्रावधान दिया गया, पर्सन अरेस्टेड अंडर अ वारंट टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट। यह भी वही बात करता है, वारंट एग्जीक्यूशन की बात करता है। इट डिक्टेट्स दैट अ पुलिस ऑफिसर और पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ फॉर्मल वारंट ऑफ अरेस्ट मस्ट ब्रिंग द अरेस्टेड इंडिविजुअल बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट विदाउट अननेसेसरी डिले। भाई जो सक्षम न्यायालय है उसके समक्ष गिरफ्तारी के बाद आपको जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जो एक्यूज है, उसको आपको प्रोड्यूस करना है बिना किसी देरी के। वही 24 कैप का जो नियम है, 24 टाइम लिमिट है, यहाँ भी लागू होता है। एक्सप्लिसिटली एस्टेब्लिशेस दैट दिस डिले कैन नॉट एक्सीड 24 आवर। 24 घंटे से देरी नहीं होनी चाहिए, आपको व्यक्ति को गिरफ्तार करके विद इन 24 आवर आपको प्रोड्यूस करना है। एक्सक्लूडिंग द एक्चुअल जर्नी ट्रेवल टाइम फ्रॉम द अरेस्ट लोकेशन टू द कोर्ट। वही मैंने बताया कि उस मान लीजिए जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसको मुजफ्फरपुर के कोर्ट में प्रोड्यूस करना है बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और वो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, तो दिल्ली से मुजफ्फरपुर में आने जाने में जो समय लगेगा उसको हटाकर फिर आपका 24 आवर्स का टाइम पीरियड जो है वो काउंट किया जाएगा। फिर सेक्शन 187 क्या कहता है, इट डील्स विद प्रोसीजर एंड रिमांड व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर। यह बात करता है, रिमांड प्रोसीजर की बात करता है, कैसे सिचुएशन में, जब आपका इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, मैजिस्ट्रियल ऑथराइजेशन, इफ इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट फिनिश इन 24 आवर्स एंड एक्यूजेशंस आर फाउंड टू बी वेल फाउंडेड, द पुलिस फॉरवर्ड द एक्यूज टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। वैसी स्थिति में क्या होगा कि वही बात कर रहा है, देखिए विद इन 24 आवर में वैसे भी इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो वैसी स्थिति में क्या है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है ना, उस व्यक्ति को क्या करना है, उस व्यक्ति को बिफोर विच मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, उनके समक्ष क्या करना है, उसको प्रोड्यूस कराना है। यहाँ पर वही बात करता है सेक्शन 187 का सबसेक्शन 1। कस्टडी लिमिट क्या दिया गया, तो कस्टडी लिमिट है, द मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज डिटेंशन, आपका वो पुलिस होगा, पुलिस कस्टडी होगा या फिर जुडिशियल कस्टडी होगा, यह किसको डिसाइड करना है, तो यह मैजिस्ट्रेट को डिसाइड करना है। अब पुलिस कस्टडी जो रिमांड की बात होती है उसे समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से इसे समझिएगा, कुछ बदलाव हुआ है इसमें। 15 डे एग्रीगेट कैप, 15 दिन का तो टाइम पीरियड है यहाँ पर, जो सीआरपीसी में भी आपने पढ़ा था, लेकिन सीआरपीसी और बीएनएसएस में कुछ बदलाव किया गया है।
बहुत बेसिक सा यहाँ पर बदलाव हुआ है। क्या हुआ है? टोटल पुलिस कस्टडी कैन नॉट एक्सीड 15 डेज। अब आप कहिएगा कि सर वहाँ भी तो यही बात था कि 15 दिन का टाइम पीरियड है, उससे ज़्यादा पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकता है, मैक्सिमम 15 डेज। लेकिन कस्टडी इन पार्ट की बात करता है ये, अनलाइक ओल्डर लॉज। ओल्डर लॉ में क्या था, सीआरपीसी में क्या था, फर्स्ट 15 डेज यानी पहले जैसे ही गिरफ्तारी होती है उस व्यक्ति की और जो 24 आवर में प्रोड्यूस कराना है मजिस्ट्रेट के पास और वहां से उसको कस्टडी मिलता है, तो उस वक्त जो फर्स्ट जो उसकी गिरफ्तारी है उस पहले दिन से लेकर और आखिरी का 15 दिन, तो पहला जो 15 दिन है, ठीक है ना, पहले 15 दिन में ही उस सीआरपीसी में आपको पुलिस कस्टडी मिलता था। लेकिन अब जो कानून आ गया है बीएनएसएस, इसमें टोटल 15 डेज मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें ओल्डर लॉस की, तो दीज 15 डेज कैन बी ऑथराइज इन सेपरेट पार्ट्स। अब सेपरेट पार्ट में मिलेगा, कब तक के लिए मिलेगा? सीआरपीसी में क्या था कि भाई जैसे ही गिरफ्तारी होती है पहला जो 15 दिन है बस वहीं पर आपको कस्टडी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कस्टडी का जो प्रेयर का टाइम पीरियड है, ठीक है ना, कस्टडी का जो प्रेयर का टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है। अब एक्सटेंडेड विंडो, दीज पार्ट्स कैन बी स्प्रेड अक्रॉस। कैसे बढ़ाया गया है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट 40 डेज यानी कि वहां क्या था, फर्स्ट 15 डेज में पहले 15 दिन में ही 15 दिन की पुलिस कस्टडी का आप प्रेयर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले 40 दिन और पहले 60 दिन में, यानी अब 40 दिन का समय है। किस मामले में 40 दिन का समय दिया गया है आपको पुलिस कस्टडी लेने का? मैक्सिमम 15 दिन ही रहेगा, लेकिन वो जो आप प्रेयर कीजिएगा, कोर्ट से जो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो आपको 40 दिन तक का आपको अधिकार है। 40 दिन है और एक मामले में 60 दिन है। तो किस मामले में 40 दिन का समय है पुलिस को? फॉर ऑफेंसेस कैरिंग अ टोटल डिटेंशन लिमिट ऑफ 60 डेज। ऐसे अपराध जिसमें कि आपका 60 डेज टाइम लिमिट दिया गया है डिटेंशन का, अप्लाइज टू ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 10 ईयर्स। ऐसे अपराध, ठीक है, जिसमें कि सजा आपको 10 साल से कम का है, तो वहां पर क्या है, आप 40 दिन का आपको समय है। उस 40 दिन में आप 15 दिन का पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट से प्रेयर कर सकते हैं। उसके अलावा पहला तो कंडीशन ये हो गया, फर्स्ट 40 डेज का टाइम मिल गया। सीआरपीसी में सिर्फ 15 दिन था, शुरू का 15 दिन, उसी शुरू के 15 दिन में आपको क्या करना था, पुलिस कस्टडी आप ले सकते हो। 15 दिन खत्म, पुलिस कस्टडी आप फिर प्रेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 40 डेज है। उसके बाद क्या है, एक 60 डेज का भी आपको दिया गया ऑप्शन। 60 डेज कब मिलेगा आपको प्रेयर के लिए? फॉर ऑफेंसेस कैरिंग अ टोटल डिटेंशन लिमिट ऑफ 90 डेज, ठीक है, जिसमें कि 90 डेज आपका डिटेंशन लिमिट होता है। अप्लाइज टू सीरियस ऑफेंसेस। कैसे ऑफेंसेस? सीरियस ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इंप्रिजमेंट और इंप्रिजमेंट ऑफ 10 ईयर्स और मोर। तो ऐसे मामले जिसमें 10 साल या 10 साल से ऊपर का सजा है, साथ में उम्र कैद हो या फिर सजाए मौत जिसको आप कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, इस तरह के पनिशमेंट जिन अपराध में होते हैं, ऑफेंसेस में होते हैं, वैसे मामले में पहले 60 डेज में आप प्रेयर कर सकते हैं। फर्स्ट 60 डेज, पहले 60 दिनों में आप प्रेयर कर सकते हैं पुलिस कस्टडी के लिए, ठीक है। तो ये बदलाव हुआ है। और सीआरपीसी में क्या था, फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें था कि भाई गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के पहले 15 दिन में ही आप प्रेयर कर सकते हैं पुलिस कस्टडी के लिए, जो मैक्सिमम होता है 15 डेज का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए कितने बेसिक और फंडामेंटल चीज़ों को समझा। ये कुछ बदलाव हुए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने समझ लिया यहाँ पर, प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले एंड विद इन 24 आवर्स। अब राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, इसी लेके प्रावधान दिया गया आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 38 एंड 340 ऑफ बीएनएसएस। अब राइट ऑफ फ्री लीगल एड की बात की जाती है, तो इसे लेकर प्रावधान दिया गया आर्टिकल 21, देन आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 340 ऑफ द बीएनएसएस। अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981, it was held that constitutional obligation to provide free legal aid does not arise only when the trial commences, but when the accused is for the first time produced before a magistrate and also when he is remanded from time to time। यह बात करता है फ्री लीगल एड की बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है। ये कहता है कि आपको ट्रायल का वेट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि जब ट्रायल शुरू होगा तभी आपको फ्री लीगल एड मिलेगा। फ्री लीगल एड आपको उसी वक्त से मिलना चाहिए जब पहली बार एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं बात करें सेक्शन 341 ऑफ बीएनएसएस की, तो इट प्रोवाइड्स फॉर द लीगल एड टू द एक्यूज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट इन सेशंस ट्रायल एज वेल एज अदर ट्रायल्स। राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर।
6 पॉइंट है अपना, इसमें यह इसको लेकर प्रावधान दिया गया सेक्शन 51, 53 एंड 56। अगर हम बात करें इन शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट accused person must be informed by magistrate about his right to be medically examined। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो accused person है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसको बताना है, किसके द्वारा बताना है? मजिस्ट्रेट के द्वारा बताना है कि भाई आपको अधिकार है मेडिकली एग्जामिन कराने का, आपको यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, यही बात कहा गया है शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में। अब वही बात करें क्या बदलाव हुआ है, जो नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें बदलाव क्या हुआ है? तो चेंजेस इंट्रोड्यूस सेक्शन 48 ऑफ BNSS 2023 corresponds to section 58 of CRPC। In CRPC it was provided that information of arrest and place where arrested person is kept, यह तो था was to be given to the friend or relative or other person named by him, but section 48 of BNSS 2023 adds a new requirement that such information must also be given to the designated police officer in the district। जो मैंने आपको बताया था अभी शुरुआत में कि भाई जो CRPC था, CRPC में जो सेक्शन 50A है, उसमें यह तो दिया हुआ था कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर सूचना और वो व्यक्ति गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया है, इसकी जानकारी, यह दोनों बातें जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसके फ्रेंड, उसके रिलेटिव और या फिर उस व्यक्ति के द्वारा अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है कि इनको आप बताइए कि मेरी गिरफ्तारी हुई है और मुझे गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है, उस नॉमिनेटेड पर्सन को बताना है। लेकिन उसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ नए प्रोसीजर लॉ की BNSS की, तो उसके सेक्शन 48 के तहत एक नए प्रावधान को जोड़ा गया है, वह आपका कि इसकी जानकारी, ये जो इन्फॉर्मेशन है गिरफ्तारी का, यह इसको देना है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, उनको भी देना है। वहीं बात करें सेक्शन 51 ऑफ BNSS 2023 की, तो कोरस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 53, जो सेक्शन 51 है आपका BNSS का, वही आपका CRPC में था सेक्शन 53। सेक्शन 53 ऑफ द CRPC डिफाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possess any medical qualification as defined in section 2H of the Indian Medical Council Act 1956 and whose name has been entered in a state medical register but explanation B to section 51। अब देखिए ऐड बदलाव क्या हुआ है, CRPC में तो यही दिया हुआ था, लेकिन क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन B एक ऐड किया गया सेक्शन 51 ऑफ BNSS, जो नया प्रोसीजर लॉ है। इसमें क्या हुआ, यह डिफाइन करता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possess any medical qualification recognized under the National Medical Commission Act 2019 and whose name has been entered in the National Medical Register। ये बदलाव हुआ। और अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड अंडर दैट एक्ट, इसका जो प्रावधान दिया गया है मेडिकल प्रैक्टिशनर का, उसको विद क्लैरिटी विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नए जो आपराधिक कानून है, जो प्रोसीजर लॉ है, उसमें उसके सेक्शन 51 के तहत स्पष्ट तरीके से बताया गया है। वहीं बात करें दिस चेंज हैज कम एज अ कॉन्सिक्वेंस टू रिप्लेसिंग द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 बाय नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। अब जो नया कानून आया नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, उसके तहत इस नए प्रावधान को यहाँ पर सेक्शन 51 ऑफ BNSS के तहत जोड़ा गया है। वहीं बात करें सेक्शन 51 के सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS की, तो इट प्रोवाइड्स दैट रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन कैन बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर, वेयर एज इन CRPC इट वॉज प्रोवाइडेड दैट request for medical examination of accused can only be made by police officer not below the rank of sub inspector। वहां पे कंडीशन था CRPC में कि भाई जो मेडिकल एग्जामिनेशन की बात है ना, किसके मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो एक्यूज की जिसकी गिरफ्तारी हुई है, यह किसके द्वारा किया जाएगा, ऐसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा जिनका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे न हो। लेकिन अब क्या है, किसी भी पुलिस ऑफिशियल के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन का यहाँ पर प्रेयर किया जा सकता है, ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति के। वहीं बात करें सेक्शन 52 of BNSS, it corresponds to section 53A, जो सेक्शन 53A CRPC था, वही आपका सेक्शन 52 ऑफ BNSS है। मैं कोरिलेट इसीलिए कर रहा हूं ताकि चीजें आपको रिकॉल हो सके बेहतर तरीके से। तो सेम एज मॉडिफाइड इन सेक्शन 51 ऑफ BNSS 2023, section 52 of BNSS 2023 also provides that the medical examination of a person accused of rape can be डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर। यहाँ भी जो बात यहाँ था या सब
सब इंस्पेक्टर को लेके। पहले क्या था सीआरपीसी में कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके लिए प्रेयर सिर्फ सब इंस्पेक्टर या फिर उसके ऊपर के रैंक के पुलिस ऑफिशियल्स कर सकते हैं, उसके नीचे के नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो नया प्रोसीजर आ गया है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें कोई भी पुलिस ऑफिशियल उसके द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन का रिक्वेस्ट किया जा सकता है किसी एक्यूज के मामले में, या फिर कोई रेप विक्टिम है उसके भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उस किसी भी पुलिस ऑफिशियल के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा सकता है। एनी पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 53 ऑफ BNSS 2023 corresponds to section 54 of CRPC. A new proviso has been added to section 53 subsection 1 of BNSS 2023 which provides that, अब देखिए क्या ऐड किया गया है। जो आपका सेक्शन 53 है BNSS का, वही CRPC में था। क्या था आपका पहले सेक्शन 54 में प्रावधान था। तो इसमें बदलाव क्या किया गया, सिर्फ सेक्शन ही नहीं बदला गया, बदलाव क्या किया गया, if the medical officer or the registered medical practitioner is of the opinion that one or more examination of such person is necessary, he may do so. अगर ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, या फिर कोई रेप विक्टिम है, उसका एक या एक से ज़्यादा क्या आवश्यकता है मेडिकल एग्जामिनेशन की, उसकी आवश्यकता है, तो वह कर सकता है। ये ऐड किया गया है। उसके बाद अगर बात करें अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू अरेस्ट, तो इसको लेकर प्रावधान दिया गया सेक्शन 49। सेक्शन 49 प्रोवाइड्स फॉर सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन एंड सेक्शन 50 प्रोवाइड्स फॉर पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स फ्रॉम अरेस्टेड पर्सन्स इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट हैज बीन मेड। वही बात करें सेक्शन 51 की, तो इट प्रोवाइड्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, एनी पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 52, सेक्शन 52 प्रोवाइड्स, क्योंकि यहाँ क्या था पहले जो पुलिस ऑफिसर था वह क्या था, सीआरपीसी में क्या था, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। वो पुलिस ऑफिसर कैसा होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट से नीचे का नहीं होना चाहिए, यानी सब इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर के ऊपर के जो पोस्ट के जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं वही मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते थे, उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अब जो नया कानून आ गया है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके सेक्शन 51 में बदलाव कर दिया गया। वहां कहा गया एनी पुलिस ऑफिसर, जरूरी नहीं कि सब इंस्पेक्टर ही हो, उसके नीचे की पोस्ट के भी जो पुलिस वाले होंगे वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं एक्यूज का। Section 52 provides that if the arrested person has been accused of offense of rape or attempt to rape and the police officer has reason to believe that the medical examination of the person will afford evidence as to commission of such offense, then it shall be lawful for the medical practitioner in the hospital run by government or local authority to examine the arrested person on the request of the police officer. अगर कोई accused है जो कि रेप के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है, रेप या फिर अटेम्प्ट टू रेप के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वह कब होगा, तो विल अफोर्ड एविडेंस, और उससे आपको साक्ष्य भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इट शैल बी लॉफुल फॉर द मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू एग्जामिन द अरेस्टेड पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, जो मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा उस एक्यूज पर्सन का एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, और जो मेडिकल एविडेंस होंगे वहां पर क्या होगा, वो मेडिकल एविडेंस को वहां पर कलेक्ट किया जाएगा। और किसके रिक्वेस्ट पर होगा, तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, और वो पुलिस ऑफिसर एनी पुलिस ऑफिसर। इस बात को याद रखिएगा। की टेक वे क्या है इसका उद्देश्य क्या है इस पूरे प्रावधान का, तो BNSS 2023 brings important reforms in arrest procedures ensuring better accountability, medical rights of the accused, अपडेटेड डेफिनेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग कौन, यही मेडिकल जो एविडेंस मिलेंगे, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसको क्या किया, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई है। ठीक है, अगर लगता है मेडिकल ऑफिसर को कि भाई एक या एक से ज़्यादा यहाँ पर क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता है, तो वो मेडिकल ऑफिसर कर सकते हैं यहाँ पर। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शंस को लेकर, तो इसे भी मैंने इन डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि पहला प्रावधान है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज्ड। ये बात करता है सेक्शन 54 ऑफ BNSS। सेक्शन 54 प्रोवाइड्स दैट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर द कोर्ट कैन रिक्वायर द एक्यूज्ड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ फॉर आइडेंटिफिकेशन बाय अदर्स इफ इट इज फाउंड नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। वहीं बात करें हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एक्यूज्ड, यहाँ पूरे एक्यूज्ड के राइट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो सेक्शन 57 जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो सारी चीजें वो करवा, सिर्फ आरोप लग गया रेप का,
इससे तो भाई उसको सजा नहीं मिलेगा, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन चाहिए ना, होना चाहिए ना। तो यही बात करता है। फिर यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एक्यूज की बात करता है। सेक्शन 56 प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ द एक्यूज टू टेक responsible care of health and safety of the accused. Section 58 deals with, it provides that person arrested shall not be detained in a custody for a period that is longer than what is reasonable and under all circumstances not below क्या है, not below 24 hours without the permission of the magistrate. भाई कोई भी मामला हो, कोई भी परिस्थिति हो, फिर भी आपको विद इन 24 आवर जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी है उसको प्रोड्यूस कराना है। बिफोर हुम, बिफोर मजिस्ट्रेट। बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के आप कस्टडी में नहीं रख सकते, 24 घंटे से ज़्यादा की कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। आपको अगर 24 घंटे से ज़्यादा की कस्टडी लेनी है तो पहले उस व्यक्ति की जब गिरफ्तारी हुई है तो उसको बिफोर मजिस्ट्रेट आपको प्रोड्यूस करना है, फिर वहाँ पर आपको कस्टडी मिलेगा, वहाँ आपको प्रेयर कीजिएगा, फिर कस्टडी मिलेगा। और कस्टडी क्या है, मैक्सिमम टाइम है 15 दिन का है। और ऐसे अपराध है जिसमें कि सजा 10 साल से कम का है तो वहां पर आपको 40 दिन का समय मिलता है। 40 दिन का समय सीमा है। उस 40 दिन के टाइम पीरियड में आप 15 दिन के कस्टडी का प्रेयर कर सकते हैं। वहीं अगर ऐसे अपराध जिसमें कि सजा का प्रावधान आपका 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का है, जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है और आपका कैपिटल पनिशमेंट भी है, ठीक है, तो वैसे मामले में क्या है, आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है पुलिस रिमांड का, पुलिस कस्टडी का, जो 15 दिन का है, उसके लिए आप 60 दिन का समय सीमा है, उसमें आप प्रेयर कोर्ट्स के सामने कर सकते हैं। सच पीरियड शैल नॉट एक्सीड 24 आवर्स, जो बात कहा गया है, 24 घंटे से ज़्यादा आप फिर वैसी स्थिति में नहीं रख सकते हैं गिरफ्तारी के बाद, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। अब आने जाने में जो समय लगे उसे हटा देना है। फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट वेदर हैविंग जुडिक्शन और नॉट। वहीं बात करें सेक्शन 61 की, तो इट प्रोवाइड्स दैट इफ एन अरेस्टेड पर्सन escapes, then person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India. भाई किसी भी जिस व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है वो भाग गया है, ठीक है, गिरफ्तारी उसकी पुलिस के द्वारा की गई लेकिन वहां से क्या है, वो भाग गया। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जिस व्यक्ति की कस्टडी से वो भागा है, जिस पुलिस वाले की कस्टडी से वो भागा है, वह पुलिस वाले क्या है, वो पुलिस ऑफिशियल उसको हिंदुस्तान में, इंडिया में कहीं भी उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। वही बात कहा गया है कि इफ एन अरेस्टेड पर्सन एस्केप्स देन पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड और वाज रेस्क्यूड में इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। अब और क्या बदलाव के चेंजेस इंट्रोड्यूस, सेक्शन 50 की बात करें ऑफ BNSS 2023, इट कोरस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 52 ऑफ CRPC। वही जो सेक्शन 52 आपका CRPC था वही आपका सेक्शन 50 है BNSS के तहत। सेक्शन 50 ऑफ BNSS 2023 नाउ प्रोवाइड्स दैट any offensive weapon found with arrested person shall be taken from him। भाई गिरफ्तारी के वक्त कोई भी उसके पास हथियार मिलता है, ऑफेंसिव वेपन मिलता है, तो वो उस गिरफ्तार व्यक्ति से लिया जाएगा। बाय किसके द्वारा, तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो गिरफ्तारी करने गए हुए हैं। इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट हैज बीन मेड, जैसे ही गिरफ्तारी होती है वो अब हथियार को आपको जब्त कर लेना है। अर्लियर इन CRPC नो सच टाइम वाज मेंशन, CRPC में टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कहा गया इमीडिएटली लेना है, जिस वक्त आप गिरफ्तारी करने गए हैं, ठीक है, जहां से उसकी गिरफ्तारी हो रही है वहां पर कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है, कोई हथियार मिलता है, तो उसको जब्त करना है, इमीडिएटली उसी वक्त करना है। यह बदलाव किया गया सेक्शन 50 में। वहीं बात करें सेक्शन 54 ऑफ BNSS 2023, इट कोरस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 54A ऑफ CRPC। जो CRPC में सेक्शन 54A था वही आपका सेक्शन 54 ऑफ BNSS है। इन CRPC इट वाज प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन identifying the person arrested is mentally or physically disabled, then the identification process shall be videographed। but section 54 of BNSS क्या बदलाव हुआ सुनिएगा। section 54 of BNSS provides that in such case the identification process must be recorded by any audio video electronic means। ठीक है, पहले क्या था, वीडियोग्राफी सिंपल होता था, लेकिन अब आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या और भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। वहीं बात करें सेक्शन 58 की, तो सेक्शन 58 ऑफ BNSS 2023 कोरस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 57 ऑफ CRPC। सेक्शन 58 ऑफ BNSS 2023 नाउ provides that the accused person must be produced before magistrate without any unnecessary delay and not later than 24 hours। वही टाइम कैप दिया है कि भाई 24 घंटे से ज़्यादा का समय आपको नहीं लगाना है, लेकिन जो आने जाने में समय लगे उसे हटा देना है।
तो एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, ठीक है, वही जर्नी आने जाने का समय, फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट हैविंग जुडिक्शन और नॉट, भले उस मजिस्ट्रेट का जुडिक्शन हो या ना हो, लेकिन वहां तक आपको एक्यूज को प्रोड्यूस कराना है तो 24 घंटे का आपको, 24 घंटे से ज़्यादा का आपको समय नहीं लेना है। लेकिन जो आने जाने में समय लगता है उसको हटा देना है। अब मुजफ्फरपुर में प्रोड्यूस कराना है मजिस्ट्रेट कोर्ट में और उसकी गिरफ्तारी होती है दिल्ली से, तो भाई समय तो लगेगा, तो उस समय को हटा देना है, उसको 24 घंटे में शामिल नहीं करना है। इन सीआरपीसी इट इज ओनली मेंशन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स एंड नो सच क्वालिफिकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के पास जुडिक्शन हो या न हो, वहाँ अगर आपको प्रोड्यूस कराना है तो 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, बस जो आने जाने का समय है उसको हटा देना है। वहीं अगर हम लोग बात करें कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू अरेस्ट, लेकिन जो सारे प्रावधान अभी मैंने एक्यूज के राइट्स को डिस्कस किया है, अभी जितने भी राइट्स डिस्कस है किसके राइट्स हैं, किसके अधिकार की बात हो रही है, तो एक्यूज की गिरफ्तारी की बात हो रही है। तो अगर उसका कंप्लायंस नहीं होता है, ठीक है, जो अधिकार दिए गए हैं एक्यूज को, अगर वो अधिकार उसे मुहैया नहीं कराया जाता है तब क्या होगा। तो सेक्शन 62 प्रोवाइड्स दैट arrest to be made strictly in accordance with the संहिता or any other law for the time being in force for arrest। भाई सेक्शन 62 साफ साफ कहता है कि जो अरेस्ट को लेकर यहाँ अधिकार दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इन अकॉर्डेंस विद द संहिता। यही संहिता है जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें जितने प्रावधान दिए गए हैं वह मानना है आपको, उसको फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और अगर नहीं से आप फॉलो करते हैं इसको, आप इसका जो पालन आप नहीं करते हैं, इस कानून का, इस राइट्स का आप पालन नहीं करते हैं जो एक्यूज्ड को मिला है, तब क्या होगा, फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट। क्या होगा, पहले तो ये अरेस्ट जो है इलीगल हो जाएगा। इफ अ पुलिस ऑफिसर और एनी पब्लिक सर्वेंट having authority to arrest knowingly exercises the authority in contravention of law and effects an illegal arrest, he shall be prosecuted under section 258 of भारतीय न्याय संहिता। भाई कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है, या कोई पब्लिक सर्वेंट जिसे अथॉरिटी है गिरफ्तारी का, वह क्या करता है, उसे पता है कि यह राइट्स हैं एक्यूज के, लेकिन उनको क्या करता है, उनको फॉलो नहीं करता है और उसके बियॉन्ड जाके, है ना, उस नियम कानून को तोड़ते हुए वह क्या करता है, अरेस्ट करता है, तो वह वैसा अरेस्ट क्या हुआ, वह इलीगल अरेस्ट होगा और उसके लिए सजा दिया गया है। वैसे पुलिस वाले को या फिर वैसे पब्लिक सर्वेंट को सजा मिलेगा किसके तहत, सेक्शन 258 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता क्या है, BNS, वही IPC, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके आपका नया कानून आया भारतीय न्याय संहिता, जो पनिशमेंट की बात करता है। तो उसके तहत सजा मिलेगा, ऐसे पुलिस वाले के ऊपर एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। अभी हुआ है रिसेंटली, बिहार में भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें सेकंड पॉइंट की, एनी पर्सन हु इलीगली अरेस्ट इज ऑल्सो लाइबल अंडर सेक्शन 127 ऑफ भारतीय न्याय संहिता फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए भी क्या होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो अरेस्ट हुआ है, इलीगल अरेस्ट किया, तो इलीगल अरेस्ट करके आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, क्या है वो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, और इसीलिए के प्रावधान दिया गया है सेक्शन 127 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब वही बात करें हम लोग फॉल्स इम्प्रिजमेंट, तो यहाँ पर अगर आपने जो भी प्रावधान है उसको फॉलो नहीं किया है तो यह फॉल्स इम्प्रिजमेंट की कैटेगरी में आएगा। ऐसी गिरफ्तारी, इलीगल अरेस्ट ऑल्सो अमाउंट्स टू काइंड ऑफ फॉल्स इम्प्रिजमेंट एंड अ सिविल सूट विल ऑल्सो लाई फॉर डैमेज, वो भी आप कर सकते हैं। यानी वहां पर आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं और सिविल केस भी कर सकते हैं आपका सिविल डैमेज के लिए। वही बात करें ट्रायल की, तो ट्रायल विल नॉट बी वाइड मियरली बिकॉज द प्रोविजंस फॉर अरेस्ट हैव नॉट बीन फॉलोड। इस बात को ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए कि जो अरेस्ट हुआ है इलीगल हुआ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया, तो क्या इससे ट्रायल प्रभावित होगा, तो नहीं, इस बात को याद रखें, उससे ट्रायल प्रभावित नहीं होगा। हाँ, जो पुलिस वाला है उसके ऊपर एक्शन होगा, जो पब्लिक सर्वेंट है जिसने गलत तरीके से गिरफ्तारी करी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया है, ये अभी जो हमने इतने सारे सेक्शंस और प्रोविजंस को हमने समझा है उनको फॉलो नहीं किया है, तो पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होगी, या फिर ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो कि ऑथराइज्ड है गिरफ्तारी के लिए उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट में चलेगा वह ट्रायल क्या होगा, वह ट्रायल आपका वाइड नहीं होगा, वो ट्रायल आपका चलेगा। अब इसका पर्पस क्या है, कंप्लायंस विद अरेस्ट प्रोविजंस एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ, प्रिवेंट्स एब्यूज ऑफ पावर एंड प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। किसके फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वो कौन इंडिविजुअल है,
तो एक्यूज्ड पर्सन, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है। तो इस तरीके से देखिए, जब चीज़ों को आपको रिलेट करके पढ़िएगा तो चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। और ये पूरा सेशन आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी आपका बिहार जुडिशरी का बहुत जल्दी अपडेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल की वजह से जो फ्रेशर्स थे वो अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो बहुत जल्दी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो फ्रेश नोटिफिकेशन है वो विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ उसके लिहाज से भी सेशन आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बिहार एपीओ आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।